नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सीटेट के पेपर 1 हैं और पेपर 1 के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस बुकलेट सॉल्व। देखिए, ईवीएस की बुकलेट है, इस बुकलेट को हम सॉल्व करेंगे और ये बुकलेट जो है ये नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 बुकलेट सॉल्व करा चुके हैं। अभी तक आपने वो 2 बुकलेट नहीं देखी हैं तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना क्योंकि PYQ ही जान है सीटेट की। अगर आपने PYQ क्वेश्चन बना लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपका सीटेट जो है वो रुकने वाला है। सीटेट आप 100% पास हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है EVS का कि भैया 24 ग्राम प्रति ml घनत्व दे रखा है और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। तो कह रहा है मतलब आयतन दे रखा है और आयतन वाली वस्तु का क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला आपको लिखना होगा। ठीक है, फार्मूले में आपको वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी। तो देखो, द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं एम से। तो एम बराबर होता है डी इंटू बी। डी होता है घनत्व और बी आपका क्या हो गया, आयतन। डी इंटू बी। अब जैसे ही देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे देखो कुछ भी पूछे आपसे, ये फार्मूला आप नोट करिएगा। इस फार्मूले के बेस पे कई बार वो उसने द्रव्यमान पूछ रखा है और कई बार वो घनत्व पूछ लेता है और कई बार वो आयतन पूछ लेता है। तो ये सूत्र आप रट के रखिएगा। ठीक है, वो कुछ भी पूछेगा आपको ये सूत्र में वैल्यू पुट करनी है। अगर मान लो वो डी पूछेगा तो आप डी बाहर निकाल लेना। डी बाहर निकाल लेना तो हो जाएगा ये एम बराबर बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर वो बी पूछे, अगर वो आयतन आपसे निकलवाए तो आयतन बाहर निकालना और ये हो जाएगा एम अपॉन डी। क्या हो जाएगा, एम अपॉन डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी पूछे आपको फार्मूला एक ही याद रखना है। जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे सीधे सीधे डी इंटू बी की तो आपका आएगा 144 ग्राम। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप रट के रखिएगा, पेपर में ये 100% पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या है, चयन कीजिए। तो देखो, यहाँ पे कथन दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कारण। पढ़ो समझो। देखो, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि, अब यहाँ पे लिखो क्योंकि, फिर आप जोड़ो वाक्य को। क्योंकि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि समय की अपनी कीमत होती है। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ रहा है और उसका आंसर समझ में आ रहा है तो चारों विकल्प सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। देखो, आवास, मैं आपको बता दूं, आवास को आप क्लियर करके रखिएगा। आवास से आपको एक नंबर 100% पेपर में देखने को मिलेगा इस बार भी। तो कथन क्या कह रहा है, कथन समझो। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी कथन क्या है, देखो कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है मनाली में बारिश बहुत होती है। मनाली में क्या है, बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। तो देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है ए गलत है। ये जो मनाली में कह रहा है कि ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, तो ये आपका गलत है और आपका बी वाला सही है। मनाली में बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। तो चौथा क्वेश्चन है, देखिए स्तंभ ए और स्तंभ बी को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो मिलान आपको कैसे करना है समझो। देखो, यहाँ पे दिया है जीरा, तो आप जीरे को किससे मिलाओगे, जीरे को मिलाओगे आप इस वाले से, छोटा परंतु खुशबूदार है। ठीक है, इसके बाद देखिए केसर,
केसर जो होता है वो पीले रंग का होता है, इस प्रकार से मिलाओगे। ठीक, और जो आपकी मिर्च है, मिर्च क्या है, ये दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति है। ठीक है, अब बचा लौंग, तो लौंग क्या है, लौंग देखिए कील की तरह दिखता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा वो आपका डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चौथे नंबर वाला ऑप्शन होगा। चलिए, हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट से आराम से एक एक वीडियो को देख लीजिएगा, सारे PYQ क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। देखो कह रहा है बंगाल की खाड़ी तथा तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, क्या दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का है। तो आपको ये याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, और अरब सागर की तरफ कौन से राज्य हैं। ये बात आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए, तो आपको समझो एक नंबर का फायदा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला देखो कथन यहाँ पर समझो, पहला जो ऑप्शन है उसे समझो। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, यानी कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो ये बात सही है। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15, देखो कम से कम 15 वर्ष जो है जंगलों में रहें। तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े होते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ए और डी बिल्कुल सही विकल्प है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। कौन सा, ए और डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला जो है पौधों से है, तो पौधों से भी आपको, प्लांट से भी एक नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पौधे की जड़, तना, बीज, पत्ती, फूल सबके बारे में अच्छे से डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको एक नंबर मिल जाएगा। चलिए पौधों के लिए, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भोजन का उत्पादन तथा भंडारण करना, यानी पौधे का क्या काम होता है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। आप कहोगे जी नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है, पौधों को शक्ति और सहारा देना। तो पौधों को शक्ति और सहारा देना, आप कहोगे ये बात सही है, पौधों को शक्ति और सहारा देना। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल तथा खनिज का स्थानांतरण करना। आप कहोगे ये भी बात इनकी सही है। इसका मतलब बी और सी, बी और सी आपका दिख रहा है थर्ड वाले ऑप्शन में। तो बी और सी इसका बिल्कुल है, वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम जो है वो मिश्र धातु है। जब आप मिश्र धातु को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका एक नंबर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धातु टॉपिक जो है वो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। देखो कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्न में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो जो कांसा है वो होता है दोस्तों टिन और कापर, टिन और कापर, यानी इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए 69 जो क्वेश्चन है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये आपका जानवर से है। ठीक है, जानवर से है। तो जानवर से आपको इस बार भी एक क्वेश्चन देखने को 100% पेपर में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट के 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, पेडागोजी के भी आपके कितने 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर ABS के अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है 3 महीने के हाथी का वजन जो सामान्यता है वो लगभग
100 किलोग्राम होता है। आप कहोगे जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों को खाता है। आप कहोगे ये भी बात गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये पॉइंट इनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो आप कहोगे ये भी इनका जो विकल्प है वो सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा पहला ऑप्शन, यानी सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मधुमक्खी को भी अच्छे से पढ़िएगा। मधुमक्खी से भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो देखो मंथ की बात यहाँ पे हो रही है, मंथ दे रखे हैं। तो सबसे जो मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय है जो बिहार के लिए पूछा है इन्होंने, तो देखो ये होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर बिल्कुल सही समय है। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग आपके 10 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो देखो रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलने में कौन सी जो ऊर्जा है वो उपयोग होती है। तो ये हमारा है बी ऑप्शन। कौन सी है? मांसपेशियों की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? मांसपेशियों की ऊर्जा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है। देखो असम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? असम की। तो ध्यान रखना, असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। तो ये जो बात हो रही है, ये हो रही है दोस्तों बोरा चावल की। किसकी बात हो रही है? बोरा चावल की बात हो रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या फिर होता है। देखो ईंधन से हमें क्या प्राप्त होता है? ईंधन से जो हमें प्राप्त होता है वो ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा। ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, ये डी वाला विकल्प आपका सही है। एक देखिए आ गया आपका सांपों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट दे रखे और सरल सा क्वेश्चन पूछा है। सांपों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्न में से गलत का कथन का चयन कीजिए। तो गलत का आपको चयन करना है। देखो वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो यही विकल्प सही नहीं है, चबाकर नहीं खाते हैं। ठीक है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, तो ये सही है भाई, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। नेक्स्ट है, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, तो ये भी बात सही है। देखिए भोजन को पूरा क्या है? निगलने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं, तो ये भी पॉइंट सही है। तो गलत क्या है? गलत वाला पहला ऑप्शन है भैया कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भाई कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है। ठीक है। तो ये आपको भारत का पूरा नक्शा याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस मतलब दिशा में है। ठीक है। ये आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका एक क्वेश्चन जो है वो ये सही नहीं होगा। तो वो पूरी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे वो होगा उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। ठीक है। आपने पढ़ाई की है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। अनीता परिवार थीम को, देखिए अब थीम से क्वेश्चन है। अगर आप थीम क्लियर करोगे ना, थीम और उपथीम क्लियर कर लोगे टॉपिक, तो आपके 2 नंबर कहीं पे भी नहीं गए, आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो थीम और उपथीम को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है और ट्रिक से भी बताया है, उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर जाकर। अनीता जो है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समाज में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में।
तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है दोस्तों, और कोई सा भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं होगा, पहला ही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियाँ और कविताओं का प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भैया ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा कराना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इसको सुना होना। तो ये विकल्प गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये आपका पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। तो ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। यानी BCD, यानी यहाँ पे BCD का मतलब है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो ये आपको पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। तो विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना ये ऊपर वाले से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो देखो ईवीएस पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। बाहर के जीवन से जोड़ोगे तो यही ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझिएगा। देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन आप बनाना सीख लीजिए, नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि पेपर में कथन और कारण अगर मान लो 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 150 क्वेश्चन में कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन तो आपको कारण और कथन के अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत नुकसान करेंगे अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा है तो। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पढ़िए और उसके बाद कारण दे रखा है। ईवीएस के सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशलों के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? देखिए यहाँ पे लिखो आप क्योंकि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की क्या है? संभावना होती है। तो इसका जो मैं आपको बता दूं, ये चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन, क्या कह रहा है? देखिए योगात्मक मूल्यांकन की यहाँ पे बात हो रही है, यानी समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, ठीक है, पर जोर देना चाहिए, ना कि प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल योग। इसका कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज ये भी सही नहीं है। प्रश्न पत्र की कुल लंबाई, उद्देश्य ये भी आपका गलत है। तो प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर क्या है? जोर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पे एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है। जिसमें एक अंडा जो है वो पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो यहाँ पे समझो, देखो अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, तो ये आपका सही नहीं है।
प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने देंगे। नेक्स्ट है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो जो सबसे अच्छा विकल्प है आपका वो पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला क्या कह रहा है कि भाई अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। जो नहीं है वो उसका जवाब होगा, नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। थर्ड ऑप्शन है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। और डी ऑप्शन है देखे गए अनुभव किए मुद्दे पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो यही आपका नेगेटिव है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन कह रहा है देखिए आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है वो सबसे उपयुक्त है। जो सबसे उपयुक्त है ना उसी को आपको चुनना है। देखो पाठ्य पुस्तक जो है वो बाल उन्मुख होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, बाल उन्मुख होनी चाहिए। लिंग हो गया, जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित तो होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षण होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है पुस्तक में चित्र बड़े रंगीन होने चाहिए, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, तो ये भी कुछ हद तक बात इनकी सही है, लेकिन सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो पहला वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 84। देखिए थीम और उपथीम टॉपिक को अच्छे से आप क्लियर करके जाइएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है और इसके बाद कारण है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, तो ये बिल्कुल सही बात है। विषयों के बजाय क्या है, थीम है। क्योंकि अब यहाँ पे लिखो क्योंकि लिखने के बाद जो है वो कारण को समझो। क्योंकि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सिखाना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, तो आपका ये भी सही है। यानी कारण और कथन जो है यहाँ पे दोनों सही हैं। RA की जो है वो सही व्याख्या करता है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे कह रहा है देखिए फिर से मैं चेक करता हूँ कि भैया प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम जो है ये सही है। और विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए आसान है, तो ये भी सही है। A और R दोनों सही हैं, लेकिन परंतु R जो है वो A की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे ये सेकंड नंबर वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा, ना कि फोर्थ वाला आपका गलत है यहाँ पे। चलिए मैंने आपसे कहा कि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कथन और कारण वाले, ठीक है। यही क्वेश्चन आपकी लाइफ बनाएंगे और यही आपको डुबो सकते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो 4 ऑप्शन है देखिए, वो चुनेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। ये पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका थीम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सटीक आंसर आएगा, किसान होगा नहीं, दुकानदार होगा नहीं, जंगल होगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, कृषि फॉर्म।
यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये क्या है दोस्तों? परीक्षण और त्रुटि? जी नहीं। चेनिंग? बिल्कुल नहीं। कंडीशनिंग? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? खोजपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। थर्ड वाला, चलिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? तो जो सबसे उपयुक्त है, देखिए, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, तो ये उतना अच्छा नहीं है। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्लोब से नक्शा पढ़ना? जी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। विभिन्न देशों के सिक्के, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। देखो, असेसमेंट यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे है सीखने के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो फॉर, इसका मतलब ये क्या है? सही है, ठीक है। अगर आपके लिए हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सीखने का आकलन, सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जहाँ पे ऑफ दिखेगा वो समझो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग, तो ये आपका सही है। सीखने के अधिगम के रूप में आकलन, ये आपका यहाँ पे सही है। तो ए और सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ए और सी क्या है? दूसरे नंबर पे है, ठीक है। जहाँ पे आपको फार दिखे तो समझो सही है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है हो रहा है। और नेक्स्ट अगर आपको एज दिखे कहीं पे, यानी असेसमेंट एज लर्निंग, तो ये भी आपका सही है। लेकिन जब ऑफ दिखे तो ये विकल्प आपका सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दे रखा है और यहाँ पे कारण दे रखा है। कथन क्या कह रहा है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानियों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, तो यहाँ पे ये देखिए आर आपका ये गलत है। यहाँ पे जो सही विकल्प है आपका वो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ईवीएस के हमने 30 क्वेश्चन आज देख लिए और ये हमने तीसरी बुकलेट आपके लिए सॉल्व करा दी। लगातार आपके लिए इस प्रकार से हम बुकलेट सॉल्व कराते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।